क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, या इसे हम रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण भी कह सकते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको शरीर की ग्रंथियां, ग्लैंड्स ऑफ बॉडी के बारे में बताने का प्रयास किया था और बताया था कि उच्च कशेरुकियों में ग्रंथियां एपिथेलियम ऊतकों के फोल्डिंग से निर्मित होती हैं। सामान्यतः ग्रंथियां ऊतक, अंग या कोशिका के रूप में शरीर की सतह पर या शरीर के भीतर अंगों में पाई जाती हैं। ग्रंथियां तरल पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसका उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। और फिर बताया था कि ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला था बहिर्स्रावी ग्रंथियां, जिन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा मिश्रित ग्रंथियां, जिन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन या बहिर्स्रावी ग्रंथियों में आपको बताया था कि इस प्रकार की ग्रंथियां एपिथेलियमी स्तरों से सक्रिय नलिका या वाहिका द्वारा संबंधित रहती हैं। अतः इनका स्राव पदार्थ इनकी नलिका या वाहिका द्वारा शरीर की सतह पर मुक्त होता है अथवा किसी निश्चित अंग को पहुंचाया जाता है। इसलिए इन ग्रंथियों को हम नलिका युक्त, वाहिनी युक्त या डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत श्वेत ग्रंथियां, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां और अश्रु ग्रंथियां आती हैं। इन्हें हम बहिर्स्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था कि इस प्रकार की ग्रंथियों के स्राव के परिवहन के निमित्त किसी प्रकार की नलिका या वाहिनी का अभाव होता है, अर्थात ये ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इसी कारण से ये अपने स्रावित पदार्थ को सीधा रुधिर में मुक्त करती हैं। अतः नलिका या वाहिनी की अनुपस्थिति के कारण ही इन्हें हम नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हार्मोन्स कहा जाता है और हार्मोन्स सीधे रुधिर में विसरित होते रहते हैं और रुधिर वाहिनियों या केशिकाओं द्वारा शरीर में दूर दूर स्थित विशेष अंगों अथवा ऊतकों में पहुंचकर उन्हें प्रभावित अर्थात उनकी क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार गुप्त परिवहन के कारण ही हार्मोन्स के इस प्रकार से गुप्त परिवहन के कारण ही इन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तीसरी ग्रंथियां थी जिन्हें मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। और इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से तो बहिर्स्रावी होती हैं, किंतु ये दोनों प्रकार का कार्य करती हैं। जैसे कि पैनक्रियाज अग्न्याशय, इसका बहिर्स्रावी भाग अग्न्याशय रस स्रावित करता है, जो कि पाचन में सहायक होता है, किंतु इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह भी होता है जो इसका अंतःस्रावी भाग होता है। इस भाग को हम लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, एजलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस के नाम से जानते हैं, जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन आंतरिक स्राव के रूप में स्रावित करता है, जो कि सीधे रुधिर में मुक्त होता है और इंसुलिन शर्करा के उपापचय में विशेष रूप से सहायक होता है। इसके बाद फिर आपको हार्मोन्स बताया था। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के विशेष लक्षण क्या होते हैं, और फिर आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नई एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर पिट्यूटरी ग्लैंड को बड़े रूप में दर्शाया गया है। ब्रेन में उपस्थित होती है और इसकी स्थिति डायनसेफ्लॉन के
अधर तल पर होती है और यह हाइपोथैलेमस से एक छोटे से व्रंत जिसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं उसी के द्वारा जुड़ी होती है तथा कपाल की स्फेनॉइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गर्त में लटकी रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है। यह मनुष्य में मटर के दाने के आकार की होती है और इसका भार 5 से 6 ग्राम के मध्य होता है। महिलाओं में यह ग्लैंड कुछ अधिक बड़ी होती है। गर्भावस्था में इसका आकार बड़ा हो जाता है। आइए जानते हैं इस ग्लैंड के महत्व के बारे में, किस प्रकार से यह ग्लैंड हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस ग्लैंड के द्वारा अनेक हार्मोन्स स्रावित होते हैं और ये हार्मोन्स हमारे लिए बड़े ही महत्व के होते हैं। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि यह ग्रंथि सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में उपस्थित होती है और अग्र मस्तिष्क के डायनसेफलान भाग के हाइपोथैलेमस से एक छोटे से व्रंत जिसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं उसके द्वारा जुड़ी होती है और ये मटर के दाने जैसी छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आंतरिक रूप से पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोसिस और न्यूरोहाइपोसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोसिस जिसे हम अग्र पिट्यूटरी कहते हैं, ये 2 भागों का बना होता है जिसे हम पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। पार्स डिस्टेलिस को अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड या अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं और जिसके द्वारा कई सारे हार्मोन्स का स्राव होता है। सबसे पहला है वृद्धि हार्मोन जिसे हम सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट में जीएच कहा जाता है। जीएच मीन्स होता है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे पीआरएल कहते हैं। तीसरा थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे शॉर्ट में टीएसएच के नाम से जानते हैं। और चौथा एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसे हम एसीटीएच के नाम से जानते हैं। पांचवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहा जाता है और छठवां पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर आता है पार्स इंटरमीडिया। इसे एकमात्र हार्मोन मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच का सिक्रीशन होता है। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए यह ग्लैंड हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है। न्यूरोफाइसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। ऑक्सीटोसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। यह हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। फीमेल्स में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों का संकुचन करके लेबर पेन उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। जन्म के बाद यह पुनः गर्भाशय की पेशियों को पहले जैसी अवस्था में स्थापित कर देता है। क्वाइटिस के समय गर्भाशय की दीवार में संकुचन करता है, जिससे स्पर्म आसानी से अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। यह दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को भी प्रेरित करता है। इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बड़ा ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। यह मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या डीसीटी के नाम से जानते हैं तथा संग्रह नलिकाओं से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को
प्रेरित करता है, जिससे यूरिन के साथ जल का ह्रास कम हो जाए। अतः इसे हम मूत्ररोधी हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH भी कहते हैं, अर्थात वैसोप्रेसिन को हम ADH के नाम से जानते हैं। वैसोप्रेसिन के स्राव का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के परासरण नियंत्रण केंद्र ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर द्वारा किया जाता है। ADH, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसके अल्प स्राव के कारण डायूरेसिस या मूत्रलता हो जाता है। इससे मूत्र पतला हो जाता है और यूरिन की मात्रा भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्यास का अधिक एहसास होने लगता है, अर्थात प्यास अधिक लगती है। ऐसी स्थिति बनने पर एक रोग बन जाता है जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं, उदकमेह कहा जाता है। इसके विपरीत यदि एंटी डायूरेटिक हार्मोन अर्थात ADH हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो वृक्क की दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में जल का पुनर्अवशोषण अर्थात रीअब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है, जिससे यूरिन फॉर्मेशन अधिक होने लगता है, यूरिन फॉर्मेशन कम होने लगता है, अर्थात पेशाब की मात्रा घट जाती है। इस डायग्राम के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को इनलार्ज करके दर्शाया गया है और दर्शाया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन हमारे शरीर के किन किन अंगों में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी क्रिया संपन्न करते हैं। इस डायग्राम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वृक्क में यानी किडनी में ADH सभी जब हार्मोन्स के नाम इसमें लिखे हुए हैं और वो जहाँ जिस अंग की तरफ दर्शाया गया है, इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है और किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग में उसका रोल होता है, इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित विभिन्न हार्मोन्स की बात की जाए तो एडिनोहाइपोफिसिस में मौजूद विभिन्न कोशिकाएं साधारणतः 7 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं। यह हार्मोन शरीर क्रियाओं का नियंत्रण करने के साथ साथ शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव का भी नियंत्रण करती हैं। जब पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्राप्त करता है तब कोशिकाओं को पीयूष हार्मोन स्रावित करने को उद्दीपित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंडक में 5 विशेष प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इनमें से 7 विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इन हार्मोन्स के नाम, पहला है सोमैटोट्रॉपिक या सोमैटोट्रॉफ, जिसे हम मानव वृद्धि हार्मोन HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। दूसरा थायरोट्रॉफ थायराइड उद्दीपक हार्मोन होता है। TSH के नाम से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और कार्टिकोट्रॉफ जिसे एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन MSH और लैक्टोट्रॉफ से प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे PRL और गोनाडोट्रॉफ फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन ICSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम LH के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से एक बार पुनः इन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन और उसकी क्या क्रियाविधि किस आर्गन में होती है, इसे दर्शाया गया है। उसके बाद फिर मानव वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जिसे हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन STH के नाम से जानते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं के विभाजन, प्रोटीन्स तथा DNA और RNA के संश्लेषण को प्रेरित करके शरीर की वृद्धि, हड्डियों एवं पेशियों की वृद्धि तथा
ऊतकों की मरम्मत करने का काम करता है और यही हार्मोन शरीर में कैल्शियम आयन की उचित मात्रा बनाए रखने में भी सहायक होता है। वृद्धि हार्मोन के स्राव के कम हो जाने पर अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस या अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उनमें पहला है बौनापन या डॉर्फिज्म, जिसे हम बाल्यावस्था में इस हार्मोन के स्रावण के कम हो जाने से कंकाल की लंबी लंबी हड्डियां तथा शरीर की वृद्धि समय से पहले ही रुक जाती है, जिससे व्यक्ति का आकार छोटा हो जाता है, जिसे हम ऐसे व्यक्ति को हम बौने व्यक्ति के नाम से जानते हैं। किंतु सामान्यतः ये नपुंसक या बांझ स्टेराइल होते हैं। और दूसरा, वयस्क व्यक्ति में इस हार्मोन के अल्पस्राव से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें वृद्धि हो चुकी रहती है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के भार में कमी आ जाती है, ऊतक शीघ्र क्षय होने लगते हैं, जिससे मनुष्य दुर्बल होकर समय से पहले ही बूढ़ा जैसा प्रतीत होने लगता है। इसे पीयूष मिक्सिडीमा या साइमंड रोग के नाम से जाना जाता है। साइमंड रोग के बारे में कई बार पूछा गया है कि साइमंड रोग क्या होता है और इस रोग के क्या लक्षण होते हैं। तो वास्तव में साइमंड रोग क्या है? पीयूष मिक्सिडीमा के नाम से भी इसे जानते हैं, अर्थात इसका स्राव कम होता है। किसका स्राव? हार्मोन्स का स्राव पिट्यूटरी ग्लैंड से जब कम होने लगता है, वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कम बनने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति दुर्बल होकर समय से ही पहले ही बूढ़े प्रतीत होने लगते हैं। वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ये वृद्धि हार्मोन जरूरत से ज़्यादा स्रावित होता है तो उसके कारण भी कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन है महाकायता, गिगैंटिज्म। बाल्यावस्था या वृद्धि काल में इस हार्मोन के अधिक स्राव से मनुष्य की लंबाई सीमा से बहुत अधिक बढ़ जाती है, जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है। और दूसरा होता है अग्राधिकायता या एग्रोमेगैली। किशोरावस्था के बाद इस हार्मोन के अधिक स्राव से नाक तथा कान के सिरे फूल जाते हैं, जबड़ों की हड्डियां मोटी और लंबी हो जाती हैं, गालों की हड्डियां उभर जाती हैं तथा हाथ पैर चौड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को एग्रोमेगैली या अग्राधिकायता के नाम से जानते हैं। वृद्धि के अलावा वृद्धि हार्मोन और कई कार्यों में भाग लेता है। अमीनो अम्ल की मात्रा को घटाता है, क्योंकि अमीनो अम्ल कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस तरह प्रोटीन संश्लेषण का भी नियंत्रण करता है। रुधिर में यूरिया की मात्रा को भी घटाने का काम करता है। LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दोनों सेक्स ऑर्गन्स की क्रिया को प्रेरित करके सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। इनका स्राव पबर्टी से लगभग 2 वर्ष पूर्व होने लगता है, अर्थात यौवनावस्था प्रारंभ होने के 2 वर्ष पहले इनका स्राव होने लगता है। दूसरा आता है पिट्यूटरी ट्रोपिन। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित कुछ हार्मोन्स जो कोई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं उसे ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन ग्रंथियों के स्रावण का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ट्रोपिन्स कई प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है थायरोट्रोपिन हार्मोन या थायरोट्रोपिन या थायराइड उद्दीपक हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उद्दीपित करता है। दूसरा होता है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कार्टिकोट्रोपिन, जिसे हम ACTH के नाम से जानते हैं। यह एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग के स्राव को नियंत्रित करता है और यह एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। अगला होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन।
या गोनेडोट्रोपिन, जिसे हम GTH के नाम से भी जानते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यह जनन अंग मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी के कार्यों का नियंत्रण करता है और यह 2 प्रकार का होता है और दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इससे पहला है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन मेल के टेस्टिस की शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस को और oogenesis को प्रभावित करता है। मादा में यह हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसे हम अंतराली कोशिका उत्तेजक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ICSH के नाम से जाना जाता है। मेल में यह अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन अर्थात ICSH और मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाता है, LH कहलाता है। नर में अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन ICSH के प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। यह हार्मोन नर के अलावा लिंग अंगों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। नर के शुक्रवाहिनी अर्थात वासा डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड आदि अतिरिक्त लिंग अंग माने जाते हैं। मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन के साथ ओवम के परिपक्व होने में तथा अंडाणु को शुक्राणु से बाहर निकालने में देता है। अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अगला आता है लैक्टोजेनिक हार्मोन या ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे हम LTH लैक्टोजेनिक या ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन LTH। यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को उत्तेजित करता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है, परंतु इसका मुख्य कार्य स्तनों में दुग्ध निर्माण एवं दुग्ध स्राव का नियंत्रण करना होता है। ये कार्पस ल्यूटियम तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को बनाए रखने में सहायता करता है। इस तरह से फिर आता है मध्य पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन। पिट्यूटरी के मध्य पिंडक द्वारा केवल एक ही हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम इंटरमिडिन या मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन MSH के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत पीयूष ग्रंथ, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में जाना। और पिट्यूटरी ग्लैंड की सभी पालियों से कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 13 या उससे भी ज़्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि सीधे शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करने के अलावा शरीर में पाई जाने वाली अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को भी नियंत्रित करते हैं। इसी कारण पिट्यूटरी ग्लैंड के इस महत्व को देखते हुए इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस तरह से आज आपने पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड की हमारे शरीर के ब्रेन में स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम पीनियल ग्लैंड के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आज की बताई हुई बातों को ध्यान से सुनकर समझकर अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।